मुंबई हमले के 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 सालों में भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया है। लेकिन पाकिस्तान में हमले के साजिशकर्ता के खुलेआम घूमने से ये दर्द आज भी गहरा बना हुआ है। अब अमेरिका ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के बारे में सूचना देने पर इनाम का ऐलान किया है। मुंबई दौड़ रही है, लोग अपने काम पर फिर निकले हैं। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी है तो किसी को अपनी दुकान खोलनी है। कोई युवा कॉलेज के लिए निकला है तो बच्चे स्कूल के लिए। लेकिन 10 साल पहले यही मुंबई थम गई थी। सब कुछ रुक गया था। चारों तरफ खौफ और दहशत थी और हर कोई दुआ कर रहा था किसी अपने की सलामती की। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अपने आतंक से हिला दिया। इस डेडली अटैक में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। करीब 60 घंटे यानी करीब 3 दिन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुंबई पुलिस, एनएसजी समेत कई सुरक्षा बलों ने मिलकर 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जबकि एक जिंदा आतंकी कसाब को बाद में कानून के मुताबिक फांसी दी गई। इस हमले में देश ने एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एएसआई तुकाराम ओंबले, एसपी अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, एनएसजी कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन समेत कई वीर सपूतों को खोया। मुंबई हमले के बाद भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को बहुत मजबूत किया है। साल 2014 में गुरुग्राम में सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र से निगरानी तंत्र भी मजबूत हुआ है। इसके साथ ही साल 2009 में सागर प्रहरी बल का गठन किया गया। मछुआरों को अलग रंग के पहचान पत्र और बायोमेट्रिक कार्ड दिए गए। सुरक्षा बलों को मछुआरों के जरिए सूचना पहुंचाने का तंत्र तैयार किया गया। साल 2009 के बाद से तटरक्षक बल के विमान 21,000 घंटे उड़ान भरते हैं। साल 2009 के बाद से 40 नाव और 15 विमान समुद्री सीमा की निगरानी करते हैं। 2.20 लाख छोटी नाव और 187 छोटे बंदरगाह अभी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। भारत के साथ अमेरिका को भी अब इसकी चिंता सताने लगी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडल मानते हैं कि 26/11 जैसा दूसरा हमला भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध करा सकता है और उसकी वजह पाकिस्तान में मुंबई हमले के गुनहगारों पर कोई कार्रवाई ना होना हो सकता है। इसलिए अब ट्रंप प्रशासन ने मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं की सूचना देने पर इनाम की घोषणा की है। अमेरिका का रिवॉर्ड फॉर जस्टिस डिपार्टमेंट $50 लाख यानी 35 करोड़ का इनाम देगा। आरएफजी ने info@rewardforjustice.net और फोन नंबर 800-877-3927 भी जारी किया है। मुंबई बरसी के 10 साल पूरे होने पर देश आज उन शहीदों के साथ हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। साथ ही एक बार फिर मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिए जाने की मांग भी तेज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सवाल अब भी बना हुआ है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्त में कब होगा, जब अमेरिका ने उसके ऊपर इनाम की घोषणा भी कर रखी है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वक्त आ गया है। कार सेवकों को टुकड़ियों में अयोध्या जाना पड़ सकता है और जागरण का ये काम तब तक चलना चाहिए जब तक वैसा राम मंदिर नहीं बन जाता जिसकी कल्पना लेकर 1984 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सामान्य जनों की इच्छा है
और इसके पहले जिनकी नहीं थी उनकी भी इच्छा है कि जल्दी जल्दी भव्य राम मंदिर बने। अब ये इस आंदोलन का हमारा निर्णायक चरण हो और ऐसा जोर हम लगाए कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद ही जागरण का काम रुके। उसके बाद क्योंकि वहां जाके बनाने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा, बैचेस में जाना पड़ेगा कार सेवकों को, इसलिए तब तक ये जागरण का काम अविरत हमारा चले, इतना एक आह्वान आपके सामने रखता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। तो वहीं राम मंदिर पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन आपसी सहमति के साथ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बीजेपी कितनी भी मशक्कत कर ले कोई फायदा नहीं होगा। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मंदिर का निर्माण करा कर दिखाएं। उन्होंने बीजेपी पर राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने का भी आरोप लगाया। राम मंदिर बीजेपी का अगर हिम्मत है तो कहीं नहीं बना के देखा रहा है। कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकेगा। देश भर के लोग खड़ा है, बनावे, हिम्मत है। मुद्दा है वो लोग का चुनावी। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग का मुद्दा रहता है। बीजेपी क्यों नहीं बना रही है? क्यों नहीं बना रही है? आप न पूछिएगा क्यों नहीं बना रही है। चुनावी मुद्दा उनका है। मंदिर बनावे, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तब ना बनेगा मंदिर। जबरदस्ती नहीं ना होगा। सुप्रीम कोर्ट का दरकिनार करके अब कहते हैं कि हम कर लेंगे तो करे। कोई रोका है? कोई नहीं रोका है। हम लोग तो चाहते हैं मंदिर बनना चाहिए, सबके सहमति से बनना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का कहना है कि मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा ही नहीं है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हम समझते हैं मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा है, कोई मुद्दा है, नहीं बनना चाहिए। हम कहें बने या न बने उससे फर्क क्या है। रही बात कोर्ट में मामला है, कोर्ट में प्रतीक्षा करना चाहिए, कोर्ट क्या कहती है। तो वहीं बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि राम मंदिर के लिए सभी दलों को मिलकर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। और समुदाय की कहीं कमी नहीं है, हिंदू और मुस्लिम की। कुछ नेता इस पर राजनीति करते तो मैं मानता हूं कि उनको यह समझना चाहिए कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। अगर राम मंदिर कलकत्ता में बन गया तो उसका वो महत्व औचित्य नहीं रहेगा। तो राम की जहां जन्मस्थल है, जहां मंदिर है, भव्य मंदिर बनेगा तो एक दार्शनिक प्लेस भी बनेगा पर्यटक की दृष्टि से। और ये बात सच है कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? मक्का मदीना में बनेगा नहीं, पाकिस्तान में बनेगा नहीं, अफगानिस्तान में बनेगा नहीं, कहां बनेगा? बनेगा तो अयोध्या में भी। हिंदुस्तान के भी किसी पार्ट में बने उसका महत्व नहीं होगा जब तक अयोध्या में नहीं बने। तो मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है कि राम मंदिर बनेगा, सबके सहयोग से बनेगा और बनना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दूसरे दिन भी राजस्थान के रण में हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। भीलवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने दावा किया कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने मुंबई हमले का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के नामदार मेरे मां बाप के बाद मेरी जाति पर भी सवाल उठाते हैं। पीएम ने कहा कि आजादी के 60 से 65 साल बीत गए हैं और कांग्रेस की 4 पीढ़ियों पर चाय वाले के 4 साल भारी पड़ रहे हैं। इस बार राजस्थान ने ठान ली है कि राजस्थान में फिर एक बार भाजपा सरकार बनाते रहेंगे। विकास की यात्रा को और नई ताकत देंगे और नई गति देंगे और राजस्थान में नया इतिहास लिखने का काम ये राजस्थान की धरती करेगी, ये मुझे विश्वास है। कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। आज 26/11 को एक और भी दिवस है और वो है हमारा संविधान दिवस। बाबा साहब आंबेडकर ने देश के अनुभवी, ज्ञानी, विद्वान लोगों के सामूहिक चिंतन में से निकला हुआ संविधान
वो हमारे देश को 26 नवंबर को अर्पित किया गया और इसलिए आज का दिवस एक प्रकार से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हक का दिवस है। नामदार और नामदार के चेले चपाटे पूछ रहे हैं मोदी की जात क्या है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उसको मिलता है, भारत की भलाई के लिए वहां बातचीत होती है, तो क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पूछता है क्या, अरे भाई बाकी बाद में पहले बताओ तुम किस जात के हो, ऐसा पूछता है क्या? ऐसा पूछता है क्या? अरे जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो सामने वाले को एक ही जात दिखती है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी यही जात होती है। 60 साल तक नामदार की 4 पीढ़ी को सवाल पूछने की किसने हिम्मत नहीं की, ये हिम्मत मेरे में है। 4 पीढ़ी आपको जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जवाब मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? वो कहते हैं नामदार को हिसाब देंगे। क्या आप तो नामदार है, इस देश की भोली भाली जनता आपसे हिसाब नहीं मांग सकती, आपके काम का हिसाब नहीं मांग सकती। और मोदी होता कौन है जवाब मांगे? लेकिन मोदी हिसाब मांगता भी है, मोदी हिसाब देता भी है। पल पल का हिसाब देते हैं, पाई पाई का हिसाब देते हैं। आज से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। 30 नवंबर तक के ये सत्र चलेगा, जिसमें कई अहम बिल जो हैं वो पारित होने की उम्मीद है और सत्र में 2 विधेयक और गैर सरकारी संकल्प और द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होने हैं। आज शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद अगले दिन 2 विधेयक पेश होंगे। जीएसटी से जुड़ा विधेयक सुशील मोदी पेश करेंगे और विधेयक पारित होने के बाद संशोधन को स्थायित्व मिल जाएगा। फिलहाल अध्यादेश के जरिए राज्य में जीएसटी लागू है। अंतिम दिन शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। खबरें भी और भी फिलहाल यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। किया सचिवालय के पास आत्मदाह के इस युवक की तरफ से कोशिश की गई। दबंगों से परेशान ये युवक आत्मदाह करने का प्रयास करता हुआ नजर आया। सचिवालय के पास ये आत्मदाह की कोशिश कर रहा था और इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि दबंगों से ये युवक बेहद परेशान था। युवक की मां पर दबंगों ने तेजाब फेंक दिया था। पुलिस ने युवक को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। पेट्रोल से भरा बोतल भी जब्त किया गया है इस युवक के पास से। लोजपा नेता चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा पर सीधा हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से वो सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो गठबंधन से अलग होना चाहते हैं और सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम देना ये बताता है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं।
नहीं हो सकते। आपको ये चयन करना ही पड़ेगा कि आप एनडीए के साथ हैं या आप एनडीए के साथ आप नहीं हैं। एनडीए के साथ रहकर एनडीए के घटक दलों के नेताओं को जिस तरीके से आप अपमानित करते हैं, जिस अल्टीमेटम शब्द जैसा आप प्रयोग करते हैं, आपने 30 तारीख तक का आपने अल्टीमेटम दे रखा है। आपने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो मैं सीधा प्रधानमंत्री से बात करूंगा। दूसरी तरफ निरंतर आप हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो ये तो अपने में दर्शाता है कि शायद आप गठबंधन में रहना ही नहीं चाहते। तो ये निर्णय अब उनको लेना है कि अगर वो गठबंधन में रहना चाहते हैं तो ईमानदारी से गठबंधन के भीतर बैठकर जितने भी मसले हैं उसको सुलझाएं। पूरी तरीके से आप ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं और जो कि किसी भी गठबंधन के लिए सही नहीं है। अगर आप गठबंधन में रहना चाहते हैं, गठबंधन को मजबूती देना चाहते हैं, तो गठबंधन के भीतर रहकर उसको आराम से सुलझाया जा। मोदी आएगा चला जाएगा, लेकिन ये देश अटल रहेगा और हमारी संस्कृति अमर रहेगी। मन की बात के गोल्डन जुबली एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ ऐसी ही भावुक बातें कही। मन की बात के माध्यम से हम सब ने एक साथ एक यात्रा का प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर रेडियो से अपने मन की बात की। मन की बात का ये 50वां एपिसोड था और गोल्डन जुबली एपिसोड में पीएम मोदी ने मन की बात को लेकर अपने रुख से लोगों को अवगत कराया। साथ ही देशवासियों से कई भावुक अपील की। पीएम ने कहा कि ये देश अटल है और हमारी संस्कृति अमर है। भव्य इतिहास, उसका शौर्य, भारत की विविधताएं, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारे समाज के रग रग में समाई हुई अच्छाइयां, लोगों का पुरुषार्थ, जज्बा, त्याग, तपस्या, इन सारी बातों को, भारत की यह कहानी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। देश के दूर सुदूर गांवों से लेकर मेट्रो सिटीज तक, किसानों से लेकर के युवा प्रोफेशनल्स तक, और बस उसी में से ये मन की बात की यात्रा प्रारंभ हो गई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रेडियो पर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते वक्त उन्होंने तय किया था कि इसमें राजनीति ना हो, ना सरकार की वाहवाही हो, ना इसमें कहीं मोदी हो। मेरे इस संकल्प को निभाने की सबसे बड़ी प्रेरणा आप सबसे मिली। 130 करोड़ देशवासी उनके दिल में बसते हैं और मेरे मन की बात 130 करोड़ देशवासियों के मन की बात है। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर 2014 में की थी। इन 4 सालों में उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में खादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक गतिविधि, जागरूकता अभियान, स्वच्छता मिशन और दुनिया में भारत की बढ़ती साख समेत कई बातों का जिक्र किया और लोगों से अपील की कि देश के विकास में हाथ बटाने को लेकर जागरूक हों। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात की थी। सच पूछो तो मन की बात में आवाज मेरी है, लेकिन एग्जाम्पल्स, इमोशंस और स्पिरिट मेरे देशवासियों के ही है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संविधान दिवस और करतारपुर कॉरिडोर को लेकर देशवासियों को बधाई भी दी। मन की बात की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि आकाशवाणी के सर्वे में 70% आबादी नियमित रूप से मन की बात सुनती है और उनका मकसद खासकर युवाओं में देश के विकास के लिए भागीदारी को बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपकी महत्वाकांक्षा, मेरी महत्वाकांक्षा, आइए इस यात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में इस बार के मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। न्यूज़ 18 बिहार के संपादक प्रभाकर कुमार के सवालों का जवाब आरके सिंह ने बड़े ही बेबाकी से दिया। एक सवाल के जवाब में आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी में सीएम नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े होने वाले कई नेता हैं। आरके सिंह से खास मुलाकात देखिए आज रात 8 बजे। नेता बन गए हैं पूरी तरह से, क्योंकि हम या सारे लोग आपको एज अ ब्यूरोक्रेट जानते हैं। कॉमन परसेप्शन है नेता का, वो हम नहीं बने। तो कोई ऐसा कद्दावर नेता बिहार में नहीं दिखता मुझे बीजेपी में जिसको आप नीतीश कुमार के समकक्ष भी खड़ा कर सके। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे यहाँ कई नेता हैं जो कि
मुख्यमंत्री बनने का दावा कर सकते हैं। आप भोजपुर के एमपी हैं और आज भी आप ब्यूरोक्रेट के अंदाज में जीते हैं। अगर भाजपा के लिए कोई सीट सबसे ये है सेफ, अगर आप लिख करके ले सकते हैं कि हम जीतेगी भाजपा, तो हम जीतेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आता है तो अयोध्या जो है वो अचानक हॉटकेक हो जाता है? हम नहीं इस मुद्दा को एकाएक उठाए, ये मुद्दा था न्यायालय में था। तो आप अध्यादेश क्यों नहीं ले आते हैं? अध्यादेश ला सकते हैं। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप लाइए अध्यादेश। ये सरकार विचार करेगी। आतंकियों का देश को दहलाने की साजिश का प्लान जवान लगातार फेल करते आ रहे हैं। बीती रात पंजाब के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। रात करीब 8 बजे पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जम्मू कश्मीर से अजमेर जाने वाली पूजा एक्सप्रेस आने वाली थी। ट्रेन जैसे ही पहुंची, अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते ट्रेन को जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के जवानों ने घेर लिया और बोगियों में तलाशी अभियान शुरू की। आम मुसाफिर कुछ समझ पाते, इससे पहले पुलिस ने 6 कश्मीरी युवकों को हिरासत में ले लिया। इनके पास जम्मू से अजमेर तक का टिकट था। ट्रेन से एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। इसे ट्रेन में बुक करके अजमेर ले जाया जा रहा था। पठानकोट के एसपी ऑपरेशन ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई की और इन सभी को थाने ले जाकर देर रात तक पूछताछ भी की। आशंका जताई जा रही है कि इन सब का संबंध गजवाए हिंद आतंकी संगठन से है। ये आतंकी संगठन आतंकी जाकिर मूसा के साथ है। जम्मू कश्मीर में जाकिर मूसा 2013 से ही एक्टिव है। जाकिर मूसा पर 12 लाख रुपए का इनाम है। हाल ही में खूंखार आतंकी जाकिर मूसा को पंजाब में देखा गया था। इसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि 6 से 7 आतंकी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा से राज्य में दाखिल हुए और उनकी योजना दिल्ली में घुसकर बड़ी वारदात को अंजाम देने की है। खुफिया सूचना के मुताबिक राज्य में खालिस्तान चरमपंथियों से उनकी साठगांठ को लेकर भी खास सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल इन संदिग्धों के पकड़े जाने से एक बड़ी साजिश को नाकाम करने में सुरक्षा एजेंसियों ने सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ईरान के इराक से सटी पश्चिमी सीमा के निकट भूकंप के तेज झटकों की वजह से कम 170 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार 6.3 तीव्रता वाला ये भूकंप केरमशाह प्रांत के सरपोल ए जहाब इलाके में आया और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अमेरिका के लुइसियाना में एक कपल को कूड़े में लॉटरी का टिकट मिला और उस टिकट पर $1.8 मिलियन यानी कि करीब 12.68 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया। टैक्स काटने के बाद भी इस कपल को $1.27 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए मिलेंगे। हेरोल्ड और टीना को ये टिकट घर की सफाई में मिला। सच ही कहा है किसी ने कि ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और किस्मत चमकनी हो तो कूड़े से भी चमक सकती है।